Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर इस्माइल। आज की नई वीडियो में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कोविड-19 एंड कोरोना वायरस ऑफ डॉग्स। जैसा कि हमें पता है कि आजकल कोरोना वायरस की वबा फैली हुई है, तो इस आउटब्रेक के अंदर बहुत सारे लोगों के जहन में एक क्वेश्चन है कि जो कोरोना वायरस है ये डॉग्स के ज़रिए फैलता है या नहीं फैलता, या दूसरे जो पेट्स हैं उनके ज़रिए फैलता है। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है, और इसके अंदर जो कॉमन समझने वाली बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोरोना वायरस, जो नोवल कोरोना वायरस है वो क्या है। एक बात आपके लिए जानना ज़रूरी है कि ये जो कोरोना वायरस है ये कोई नया वायरस नहीं है। इट्स अ वेरी ओल्ड वायरस और ये पिछली 2 सदियों से चल रहा है। जो नोवल कोरोना वायरस है ये बेसिकली पुराने नोवल जो कोरोना वायरस है उसकी एक म्यूटेशन है, जो अपनी शक्ल चेंज करके एक नए शक्ल में आके जो है ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसके लिए कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो इसकी 2-3 तरह की टाइप्स हैं, जो पहले मुख्तलिफ जो टाइम्स के दौरान आउटब्रेक्स होती रही हैं इसकी। उनके अंदर जो सबसे पहली है वो मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये भी एक आउटब्रेक हुई थी 90s के अंदर। उसके बाद सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस चीज़ को बता रही हैं कि ये वायरस बेसिकली है क्या, और उसी से रिलेटेड जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको नाम दिया है। सो द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम is the second virus, and the latest and the novel coronavirus is severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. This is the cause of COVID-19। तो बेसिकली ये इस वायरस की वजह से जो नोवल कोरोना वायरस जो फैला हुआ है, जो कि चाइना से शुरू हुआ और पूरी दुनिया के अंदर आज फैला हुआ है, और इसके अंदर हज़ारों लोगों की जो है मोर्टेलिटीज़ हुई हैं। बहुत सारे लोग इससे इफ़ेक्टिव हैं। मुख्तलिफ कंट्रीज़ की इकानमी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है, और हम पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत मुश्किलात हैं लॉकडाउन की वजह से, और बहुत सारी और वजूहात की वजह से बहुत सारे लोगों की कीमती जानें भी ज़ाया हुई इस वायरस की वजह से। तो इसके ऊपर देखते हैं मज़ीद कि क्या क्या इसके अंदर ज़रूरी बातें हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी हैं। सो हियर आई मेंशन फ्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर क्वेश्चंस होते हैं कि ये क्या है क्या, और क्या क्या इसके अंदर होता है, और बाकी सारी चीज़ें। तो मैं कोशिश करूँगा कि इन क्वेश्चंस को आसान अल्फाज के अंदर आपके साथ शेयर कर सकूँ और आप तक ज़रूरी बातें पहुँचा सकूँ। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस। तो इसके अंदर जो सिम्टम्स हैं वो बेसिकली नॉर्मल फ्लू जिस तरह होता है सेम उसी तरह की सिम्टम्स हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम माइल्ड टू हाई फीवर। उसके बाद सोर थ्रोट है इसके अंदर, रनी नोज है, स्नीजिंग होती है इसके अंदर, समटाइम डायरिया होता है। एंड जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो उसके बाद बॉडी पेन, बॉडी एचेस, सीवियर हेडेक, और उसके बाद व्हेन इन्फेक्शन ट्रेवल्स टू लंग्स तो सांस लेने में दुश्वारी होती है, कफिंग आती है, सम टाइम ड्राई कफ होती है, और सम टाइम ड्राई कफ अगर है तो वो प्रोडक्टिव कफ में चेंज हो जाती है। एंड अल्टीमेटली इट काजेज निमोनिया, और उसके बाद जो है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग एंड सो मैनी अदर इश्यूज। तो सम टाइम डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन पेशेंट को ऑक्सीजन लगानी पड़ती है या वेंटिलेटर पे शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल फ्लू की तरह जो है वो स्टार्ट होता है, एंड इट प्रोग्रेस टुवर्ड्स द वर्स्ट कंडीशन। एक चीज़ ज़हन में रखिए कि हर फ्लू जो है वो कोरोना वायरस नहीं है। ठीक है, मतलब अगर किसी बंदे को नॉर्मल फ्लू भी हो रहा है तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मुझे कोरोना वायरस ही है। अगर आपके अंदर किसी किस्म की सिम्टम्स आ रही हैं तो आप अपने किसी भी करीबी अस्पताल से, या जो भी आपका कोरोना वायरस का गाइडिंग एरिया है वहाँ पे आप रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारी हेल्पलाइन पंजाब गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने शुरू की हुई हैं, उन पे भी रब्ता कर सकते हैं आप। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हाउ इज़ वायरस स्प्रेडिंग। तो इस वायरस की जो ट्रांसमिशन है ये बेसिकली किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के स्नीज करने या कफ करने की वजह से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं कफिंग के दौरान या स्नीजिंग के दौरान, तो इन ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये वायरस ट्रांसमिट होता है। सपोज किसी बंदे ने स्नीज किया है या कफ किया है,
तो ये जो इसके ड्रॉपलेट्स हैं ये डिफरेंट सरफेसेस के ऊपर जो है स्टे करते हैं, और अगर आप उन ड्रॉपलेट्स के साथ कांटेक्ट में आते हैं तो ये वायरस ओबियसली आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, आपके हाथों से, आपके डिफरेंट इनएनिमेट ऑब्जेक्ट से। सो इसके लिए प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं कि अगर आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ राब्ते में हैं तो उससे आप फासला रखें। और जो सोशल डिस्टेंसिंग का एक कंसेप्ट है साइंस ने हमें दिया है, वो भी इसी वजह से है कि हम, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हम में से किसी के अंदर भी वायरस जो है किसी भी स्टेज पे मौजूद हो सकता है, तो हम एक दूसरे से फासला रखें ताकि इसका स्प्रेड जो है वो कम से कम हो सके, मिनिमम हो सके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट कोविड-19 डेंजरस? तो इसके बारे में डिफरेंट मिथ्स हैं कि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वायरस है, ये इसके अंदर अगर आपको वायरस हो गया तो आपकी डेथ कंफर्म है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड-19 जो है ये 80% लोगों के अंदर ये सेल्फ लिमिटिंग है। लाइक अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस हुआ है तो उसके अंदर 80% लोगों के अंदर जो सिम्टम्स आती हैं वो सेल्फ लिमिटिंग है, बॉडी इसको कंट्रोल कर सकती है। 20% लोगों के अंदर इसकी सिम्टम्स जो हैं वो आती हैं और थोड़ी सी आप कह लें कि अपेरेंट होती हैं कि आपको शायद थोड़ी सी मेडिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े। और 20% के अंदर भी सिर्फ जो 5% हैं उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, और 5% में से भी सिर्फ एक या दो इस स्टेज पे पहुंचते हैं कि उनको वेंटिलेटर की या बहुत ज़्यादा मेडिकल केयर की ज़रूरत करनी पड़े, और वो अ, जो उनको जो है वो क्वारंटीन में रखना पड़े, और बहुत सारे इस तरह के मामला हैं। सो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वायरस नहीं है। अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है तो आपकी बॉडी खुद ब खुद इस वायरस को ख़त्म कर सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट एयरबोर्न? तो ये बात अभी तक प्रूव नहीं हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जितनी टीम्स हैं और बाकी जो साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो अभी तक की रिसर्च के मुताबिक ये एयरबोर्न नहीं है, हवा के जरिए नहीं फैलता। इट स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट्स रादर देन एयर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट ट्रांसफर्ड बाय द पेट्स? जो कि आजकल के हमारे पेट ऑनर्स और रेस्क्यूअर्स और डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने पेट्स रखे हुए हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझने वाली बात कि पेट्स के ज़रिए अभी तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर एक भी पॉजिटिव केस नहीं है किसी भी पेट का कि इस पेट को, डॉग को या कैट को कोरोना वायरस पॉजिटिव है और इस पेट से जो है स्प्रेड हो रहा है वायरस। मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, लेकिन उनके अंदर भी अभी कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। कुछ टाइगर्स में यूएसए में ये रिपोर्ट हुआ है, लेकिन वो भी उन्होंने उधर ही कंट्रोल कर लिया है और उससे भी वहाँ से वो बाहर स्प्रेड नहीं हुआ ये वायरस। सो पेट्स के अंदर कोरोना वायरस पाया ज़रूर जाता है, लेकिन डेट इज़ डिफरेंट कोरोना वायरस, और उसकी जो शक्ल है उस वायरस की इट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमन कोरोना वायरस, और वो वायरस ह्यूमंस में ट्रांसमिट नहीं होता। लेकिन फिर भी आपने अगर आप में से किसी बंदे को कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने पेट्स को हाथ ना लगाएं, दूर रहें इनसे, ताकि आपसे आपके पेट्स के अंदर कोरोना वायरस ट्रांसमिट ना हो और आपके पेट्स जो हैं इस चीज़ का ज़रिया ना बने कि वो इसको स्प्रेड करें, क्योंकि अभी तक हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी मेडिसिन और वैक्सीन अवेलेबल? तो अभी तक बहुत सारी मेडिसिन के ऊपर ट्रायल्स हुए हैं इसके बारे में कि ये फैलता है कि नहीं, रिकवर करता है कि नहीं करता इस मेडिसिन से, और बहुत सारी सक्सेसफुल भी रही, अनसक्सेसफुल, इसमें बड़ा वेरिएबल रिजल्ट है। और वैक्सीन इसकी अभी तक कोई नहीं बनी हुई, वैक्सीन अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है इसकी पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि एज सुन एज पॉसिबल इसको बनाया जा सके। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव? सो जैसे कि हमें पता है कि ये वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर सेकेंडरी कोई इन्फेक्शन हो रहा है या रिस्क है किसी को सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, तो उनके अंदर डॉक्टर अगर प्रेस्क्राइब करे एंटीबायोटिक्स तो यूज़ करें, अदरवाइज़ अपनी मर्ज़ी से या अपनी चॉइस से एंटीबायोटिक और उसकी डोज चेक किए बगैर आप नहीं यूज़ करें, ये मैं आपसे गुजारिश करूँगा। क्योंकि अगर आपने ज़रा सी भी एंटीबायोटिक्स इस तरह की खाई जो कि आपके सिम्टम्स को और वर्स करती हैं, तो आप की जान भी ज़ाया हो सकती है, तो इसके बारे में ज़रूर आपने एहतियात करनी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डज अ मास्क प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस? ये आजकल बड़ी एक आप कह लें कि
लोगों के जहन में बात बैठी हुई है कि N95 मास्क पहनेंगे तो ही हम जो है वायरस से बच सकते हैं, इसके अलावा कोई मास्क नहीं है। एक चीज़ ज़हन में रखें कि N95 मास्क पहनने की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को है जो कि डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ हमारा कोरोना वायरस वार्ड्स के अंदर काम कर रहा है। जो आम लोग हैं उनको N95 मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपल सर्जिकल मास्क भी यूज़ कर सकते हैं और जो बाकी ये आम मास्क चल रहे हैं ये भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा अभी जो मकसद है मास्क पहनने का वो ये है कि क्योंकि हम जब बाहर जाते हैं तो हमें नहीं पता बाहर किसको कोरोना वायरस इन्फेक्शन है। तो अगर तो आप कंफर्म्ड हैं, पॉजिटिव हैं तो आप मास्क पहने। अगर आप आई एम टॉकिंग अबाउट N95 मास्क। तो अगर आप इन्फेक्टेड नहीं है तो आपको N95 मास्क पहनने के लिए सिंपल सर्जिकल मास्क भी काफ़ी है आपकी प्रोटेक्शन के लिए। So the next question is, does the virus live on surfaces? Yes, it lives on many inanimate objects and different surfaces for many hours to so many days. So अगर आप किसी चीज़ के ऊपर छींक रहे हैं, प्लास्टिक के ऊपर, लोहे के ऊपर, सीमेंट के ऊपर, दीवार के ऊपर, तो ये वायरस वहाँ पे कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक भी स्टे करता है। तो क्लीनिंग जो है वो आपके घर की वो बहुत ज़रूरी है, डिसइंफेक्शन आपके घर की बहुत ज़रूरी है। और वो तमाम चीज़ें जो आपकी यूज़ में हैं, जैसे आपका मोबाइल है, आपका वॉलेट है, आपकी कीज़ हैं, आपके बाइक है, आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग है, डोर्स हैं, घर के डोर नॉब्स हैं डिफरेंट, आपके जूते हैं, फर्श है। तो इन सारी चीज़ों को आपने जितना ज़्यादा अच्छे से डिसइंफेक्ट किया किसी ऐसे सॉल्यूशन से जो वायरस को किल कर सकता हो, लाइक ब्लीच है और डिफरेंट एंटीवायरल सॉल्यूशंस हैं, क्लोरीन सॉल्यूशन है। तो आप डिसइंफेक्शन जितनी ज़्यादा अच्छी करेंगे वायरस किल हो जाएगा। और ये वायरस जो है डिसइंफेक्टेंट से किल हो जाता है, अच्छे डिसइंफेक्टेंट एंटीवायरल डिस, तो आप आराम से इजीली इसको मार सकते हैं और बच सकते हैं इस वायरस से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द प्रिकॉशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिकॉशंस के अंदर ये है कि अगर तो आपके अंदर कोई हल्की फुल्की सिम्टम्स हैं तो आप कोशिश करें कि आप दूसरे लोगों से फासला रखें, घर के अंदर ही स्टे करें, बाहर ज़्यादा ना जाएं। अगर आप बाहर जाते हैं घर से तो लोगों से बिला वजह ना मिलें, बिला वजह किसी चीज़ को हाथ ना लगाएं, ऐसी चीज़ को जिस पे आपको शक हो कि इसके ऊपर वायरस हो सकता है। कम से कम जो है टाइम स्पेंड करें बाहर, घर से बाहर निकलते वक्त ग्लव्स, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क वगैरह अपने साथ रखें। अगर आप बाइक पे हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये सारी ज़रूरी प्रिकॉशंस हैं। इसके अलावा जो चीज़ों की डिसइंफेक्शन के बारे में आपको बताया वो बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें करके आप ज़रूर इस वायरस से बच सकते हैं और ख़ुद भी बच सकते हैं और अपने घर के दूसरे अफराद को, स्पेशली घर में बच्चों को और जो आपके घर में बड़े हैं 60 साल से ज़्यादा उम्र वाले और ऐसे लोग जो पहले से किसी बीमारी में मुब्तला हैं, लाइक डायबिटीज़ है, कैंसर है। तो ऐसे लोगों को इस बीमारी का ज़्यादा रिस्क है जिनके अंदर बॉडी की इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रोमाइज़्ड होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि ऐसे लोगों को खुद भी प्रोटेक्ट करें और अपने घर वालों को भी इस वायरस से बचाएं। तो अब हम बात करते हैं डॉग्स के अंदर कोरोना वायरस की। तो डॉग्स के अंदर कोरोना वायरस की दो टाइप्स हैं। एक टाइप है जिसे हम केनाइन एंटेरिक कोरोना वायरस कहते हैं, जो कि कुत्तों के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करता है, निज़ाम को इन्फेक्ट करता है। और दूसरा वायरस जो है वो केनाइन रेस्पिरेटरी कोरोना वायरस है, जो कि बहुत कम पाया जाता है और वो इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो थोड़ा सा केनाइन एज ए वेटनेरियन मैं आपको थोड़ा सा केनाइन एंटेरिक कोरोना वायरस के बारे में बताऊंगा कि ये वायरस क्या है, ये कैसे फैलता है डॉग्स के अंदर और इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसके अंदर क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये वायरस है क्या। इट्स एनवेलप्ड आरएनए वायरस। आरएनए वायरस के बारे में एक बड़ी मज़े की बात यह है कि आरएनए वायरस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाईली कंटेजियस हैं और रैपिडली स्प्रेड करते हैं। तो डीएनए वायरस की निस्बत आरएनए वायरसेस जो हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। बहुत सारे नहीं लेकिन जनरली आरएनए वायरसेस जो हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक हैं। सो इट बिलोंग्स फ्रॉम फैमिली कोरोनावायरडी एंड इट्स जीनस इज अल्फा कोरोना वायरस। इधर मैंने एक पिक्चर नीचे दी हुई है, ये डॉग्स के कोरोना वायरस की एक पिक्चर है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए ली गई हुई है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इट लुक्स लाइक अ क्रोनाट और लुक्स लाइक अ क्रोन, इसी वजह से इसका नाम भी जो है वो कोरोना वायरस जो इस फैमिली का पड़ा हुआ है, साइंटिस्ट ने उसी बेस पे इसका नाम रखा हुआ है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 1 to 3 डेज है। सपोज अगर आपके डॉग ने आज कहीं से कोरोना वायरस कैरी किया है तो 1 से 3 दिन के अंदर आपके डॉग के अंदर सिम्टम्स आ सकते हैं। वो सिम्टम्स मैं आगे आपको बताता हूँ।
शेडिंग इन फीसिस, अगर आपका डॉग इन्फेक्ट हो गया है कोरोना वायरस से, तो इसके जब इन्फेक्ट होने के बॉडी के अंदर वायरीमिया और आपकी बॉडी के अंदर सिम्टम्स आना शुरू हो गए हैं डॉग की बॉडी के अंदर, तो उससे लेके नेक्स्ट 3-4 वीक्स तक इसमें बड़ी वेरिएबल वैल्यूज़ हैं। डिफरेंट पेपर, कुछ रिसर्च पेपर्स कुछ बताते हैं, डिफरेंट बुक्स बताती हैं, लेकिन एवरेजली 2 to 3 वीक्स तक आपका जो डॉग है वो अपने फीसिस के अंदर या वॉमिट के अंदर इस वायरस को शेड करता रहता है। सो जो वायरस का जो स्प्रेड है वो इसी जो स्टूल या वॉमिट है इसी के ज़रिए होता है। इसकी ट्रांसमिशन जो है वो फीको ओरल रूट के ज़रिए होती है। लाइक अगर दो डॉग इकट्ठे रह रहे हैं, एक कोरोना वायरस है और उसने स्टूल पास किया है, उस वायरस के अंदर ये स्टूल के अंदर ये वायरस शेड हो रहा है। तो अगर वो डॉग आपका उस स्टूल के साथ कांटेक्ट में आता है, या वो वायरस उसकी खाने वाली चीज़ों में या उसके हाथ पे लग रहा है या जगह जगह पे लग रहा है जिनको वो लिक कर रहा है, और किसी तरीके से वो उस बॉडी के अंदर दूसरे डॉग बॉडी के अंदर इंजेस्ट कर रहा है, तो वो वायरस वैसे ही उसके अंदर जाएगा और वही सिम्टम्स सारे के सारे जो पहले वाले डॉग में थे दूसरे वाले डॉग में भी आ सकते हैं। इट्स अ हाईली कंटेजियस वायरस, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये आरएनए वायरस है और बहुत स्प्रेड फैलता है, इजीली किल्ड बाय डिसइंफेक्टेंट्स। ये आराम से डिसइंफेक्टेंट के ज़रिए किल हो जाता है, और कोविड-19 भी ऐसे ही डिफरेंट अच्छे डिसइंफेक्टेंट के ज़रिए जो है वो किल हो जाता है। इसकी पैथोलॉजी के अंदर माइल्ड टू सीवियर गैस्ट्रोएंटेराइटिस है। ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अल्सर्स और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को डैमेज करता है। इनफैक्ट अपर 2/3 ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन and related lymph nodes. Usually it stays in duodenum and jejunum and ileum. It does not go to the large intestine and damages the cells. और इसके अंदर यही वजह है कि कोरोना वायरस के केसेस के अंदर यूजुअली स्टूल के साथ ब्लड नहीं आता, यूजुअली नहीं आता। आ सकता है अगर इसका कोई बड़ा ही सीवियर किस्म का इन्फेक्शन हुआ है। Invades the intestinal mucosa and damages the villi of the small intestine as well as the large intestine. Young ones more affected than adults. जो छोटे पप्स हैं जिनके अंदर बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो ज़्यादा प्रोन टू इन्फेक्शन है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट्स। अडल्ट्स के अंदर इसका जो मॉर्बिडिटी रेट है वो बहुत कम है, यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है ये डिजीज, और बहुत कहने के थोड़ी बहुत मिनिमम अडल्ट्स हैं जिनके अंदर इसके सिम्टम्स आते हैं। कैंसर, ये बड़ी ज़रूरी बात है कि इट कैन स्प्रेड टू कैट्स। जो डॉग्स वाला कोरोना वायरस है ये कैट्स के अंदर भी स्प्रेड हो सकता है, बहुत रेयर केसेस में है ऐसा, लेकिन ये स्प्रेड हो सकता है। कुछ रिसर्च पेपर्स में ये बात बताई गई है कि ये कैट्स के अंदर भी स्प्रेड हो सकता है। अगर हम इसके क्लिनिकल सिम्टम्स या साइंस की बात करें जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि डॉग्स के अंदर क्या इशू क्या आ रहा है, तो इसके अंदर सिम्टम्स बिल्कुल बाकी वायरल इन्फेक्शंस की तरह ही हैं कि फीवर होता है, पपीज़ के अंदर फीवर हाई होता है, अडल्ट्स के अंदर यूजुअली नहीं होता, या अगर होता भी है तो बहुत लो ग्रेड फीवर होता है। एनोरेक्सिया ऑब्वियसली होता है डॉग्स के अंदर जब भी कोई इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। सडन ऑनसेट ऑफ वॉमिटिंग, जब ये वायरस बॉडी के अंदर जाता है और इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग अल्सर्स एंड डैमेजिंग द internal wall of the stomach and intestine and the villi of the small intestine, तो उस वजह से बॉडी के अंदर इरिटेशन होती है एंड इट स्टार्ट्स वॉमिटिंग। माइल्ड टू सीवियर डायरिया ड्यू टू एंट्राइटिस, माल ओडोरस और कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। अगर आप में से किसी ने कोरोना पार्वो वायरस का केनाइन पार्वो वायरस का केस देखा हो तो उसके अंदर बड़ी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। सिमिलरली इसके अंदर भी एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक माल ओडोरस और बड़ी तलख किस्म की स्मेल आती है, जो कि बर्दाश्त नहीं होती अगर आप पहली दफ़ा उसको स्मेल कर रहे हैं तो। एब्डोमिनल पेन ऑब्वियसली होता है इसके अंदर क्योंकि जो मेंटाइटिस हुई हुई है स्वेलिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स की वजह से। साइमल्टेनियस इन्फेक्शन विद केनाइन पार्वो वायरस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो डॉग्स या पपीज़ जिनके अंदर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है, सो उन वो ऑलरेडी इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं। तो ऐसे डॉग्स के अंदर अगर केनाइन पार्वो वायरस भी उनके अंदर मौजूद है या वो कहीं से कैरी कर लेते हैं, तो नॉर्मल जो डिजीज़ है इट बिकम्स वेरी मच वर्स्ट, और जो मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मतलब सिंपल केनाइन पार्वो वायरस के अंदर जितना मोर्टेलिटी रेट है उससे भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये दोनों इन्फेक्शन एट अ टाइम ऑलरेडी चल रहे होते हैं और कोरोना वायरस ने ऑलरेडी बॉडी के अंदर जो है वो
डैमेज किया हुआ इंटेस्टाइन्स को, स्टमक को, और केनाइन पार्वो वायरस भी आ जाता है तो उससे मौका मिल जाता है और दोनों मिलके सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से मोर्टेलिटी रेट भी बहुत बढ़ जाता है और डिजीज़ भी बहुत ही सीवियर किस्म की होती है। मोर्टेलिटी रेट इसका पप्स के अंदर 3 मंथ से जो छोटे हैं उनमें ज़्यादा है, अडल्ट्स के अंदर कोई इतना ज़्यादा नहीं है, इट्स सेल्फ लिमिटिंग। तो इसके डायग्नोसिस और डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जो है वो बड़ा ज़रूरी है कुछ चीज़ें समझना। इन्हीं की बेस पे ही आपकी प्रैक्टिस का पता चलता है कि जब आपके पास कोई केस प्रेजेंट हो रहा है तो आप उसको किस तरीके से डायग्नोस करते हैं, और सिम्टम्स की बेस पे आपके ज़हन में क्या क्या जो डिजीज़ की लिस्ट है वो आती है कि हाँ ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो अब हमें किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करना है और इसको डायग्नोस किस तरीके से करना है। तो सबसे पहला जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो के नाइन पार्वो वायरस से है, क्योंकि इसके सिम्टम्स ऑल टू ऑल सारे के सारे के नाइन पार्वो वायरस की तरह होते हैं। वो भी छोटे पपीज़ के अंदर ज़्यादा इफेक्ट करता है, लार्ज डॉग्स को कम इफेक्ट करता है। उसमें भी सिमिलरली वॉमिटिंग है और डायरिया होता है और एनोरेक्सिया और इस तरीके के मामला होते हैं सारे। लेकिन इसके अंदर जो एक दो बातें समझने वाली हैं कि के नाइन कोरोना वायरस के अंदर मोर्टेलिटी रेट कम है, के नाइन पार्वो वायरस के अंदर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। एंड द सेकंड थिंग इज के केनाइन पार्वो वायरस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम, 100 में से 95% केसेस के अंदर स्टूल के साथ ब्लड आता है और कुछ केसेस में वॉमिट के साथ भी ब्लड आता है। कोरोना वायरस के केसेस के अंदर यूजुअली स्टूल या वॉमिट के साथ ब्लड नहीं आता। तो ये एक चीज़ आप जहन में रख सकते हैं, लेकिन ये कोई बड़ा पेट डायग्नोसिस की चीज़ नहीं है, लेकिन आपके जहन में एक पॉइंट ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट इज बैक्टीरियल एंट्राइटिस। अगर किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे इकोलाई है, साल्मोनेला है, क्लोस्ट्रीडियम है, किसी ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से एंट्राइटिस हो रही है तो वो भी आपको जहन में रखना चाहिए। टॉक्सिसिटी, अगर किसी पॉइजन की या कोई ऐसी मेडिसिन आपने दी है जो जिसने बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा गैस्ट्रोएंटेराइटिस करा दिया है तो वो आप जहन में रखें। डिफरेंट प्रोटोजोल डिजीज़ हैं लाइक कॉक्सीडिया है, जार्डियसिस है, उनके अंदर भी डायरिया होता है, समटाइम वॉमिट भी होती है। वो आप जेन में रख सकते हैं। लास्ट पे एंडोपैरासाइट्स हैं। एंडोपैरासाइट्स जो हैं जिस तरह राउंड वर्म्स हैं, टेप वर्म्स हैं, तो वो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करते हैं और इन्फेक्शन की वजह से डायरिया हो जाता है अक्सर, या वॉमिटिंग भी हो जाती है। तो ये भी एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। इसके अलावा भी और बड़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन मेन मेन ये पॉइंट्स आपके जेन में होने चाहिए। इसका ट्रीटमेंट जो है, जैसे कि हमें पता है ये वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरल इन्फेक्शन का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। तो इसके अंदर टोटली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं हम, क्योंकि गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से, वॉमिटिंग, डायरिया की वजह से आपका जो पेट है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो इसके अंदर जो फ्लूइड थेरेपी है वो आप अपने वेट के पास लेके जाएं, जो कि इसकी सिम्टम्स की बेस पे डायग्नोज करके इसका ट्रीटमेंट करे और इसको फ्लूइड थेरेपी करे। एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स हैं लाइक मेट्रोनिडाजोल है और डिफरेंट और इस तरह की मेडिसिन हैं, वो उनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। लेकिन ये सारी चीज़ें आपका वेट डिसाइड करता है फिजिकल कंडीशन और क्लिनिकली चेक करके कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सिमिलरली एंटीबायोटिक्स हैं, वायरल इन्फेक्शन के अंदर एंटीबायोटिक्स डजंट वर्क, बट सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए डिफरेंट एंटीबायोटिक्स यूज़ हो सकती हैं। उसके बाद एनसेड्स हैं। एनसेड्स एंटीपायरेटिक भी हैं, एनाल्जेसिक भी हैं और स्वेलिंग को भी रिड्यूस करती हैं। तो जैसे एब्डोमिनल पेन होती है और फीवर होता है, तो अगर एनसेड्स का यूज़ करें हम तो पेन भी रिड्यूस होती है और जो बॉडी के अंदर फीवर है वो भी कम होता है और स्वेलिंग भी जो है वो रिड्यूस होती है। एंटी एमिटिक्स हैं डिफरेंट, डायमंड हेडिनेट है, इसी तरह मेटक्लोप्रामाइड है, ओंडनस्टीरोन है, मिरोपिटेंट है। डिफरेंट एंटी एमिटिक्स हैं डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अगर वॉमिट आ रही हैं तो आपका वेटनेरियन फिजिकल कंडीशन देख के वेट के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट डोज दे के आपके डॉग को वॉमिट रोकने के लिए देगा एंटीमिटिक्स। लास्ट पे लिवर टॉनिक्स है। लिवर टॉनिक्स जो जस्ट बॉडी को सपोर्ट करने, क्योंकि हम इतनी सारी मेडिसिन दे रहे हैं, बॉडी का लिवर जो है उसने हर चीज़ को मेटाबोलाइज करना है। तो अगर लिवर टॉनिक्स हम दे रहे हैं तो लिवर थोड़ा सा उसकी फंक्शन में उसको थोड़ी सपोर्ट मिल जाती है, तो उसमें थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। नेक्स्ट इज़ वैक्सीनेशन एंड प्रिवेंशन। सो जैसा कि हमें पता है कि वायरल इन्फेक्शन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, तो अगर हम टाइमली अपने डॉग को वैक्सीनेट कर लेते हैं किसी वायरस के अगेंस्ट, तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि वो उसके अंदर अब डिज़ीज़ आ जाए और उसके अंदर बहुत ज़्यादा वो बेचारा मुतासर हो।
तो K9 जो कोरोना वायरस है इसकी वैक्सीनेशन डॉग्स के अंदर अवेलेबल है। लेकिन इट्स अ नॉन कोर वैक्सीन। नॉन कोर वैक्सीन ऐसी वैक्सीन को कहते हैं जो रेगुलर बेस पे नहीं की जाती। कोर वैक्सीन वो वैक्सीनेशन होती हैं जो हम रेगुलर बेस पे करते हैं और रूटीन के अंदर करना ज़रूरी है, जिनका रिस्क ज़्यादा होता है। नॉन कोर वैक्सीन ऐसी होती हैं जो हम कर सकते हैं लेकिन उनकी रेगुलर बेस पे हम करते नहीं हैं, लेकिन कर सकते हैं वो भी। प्रिवेंशन के अंदर डिसइंफेक्शन ऑफ कैनल्स है, रेगुलर वैक्सीनेशन इन हाई रिस्क एरियाज़। तो उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे ये वायरस एंडेमिक है और बहुत ज़्यादा रिस्क है इस वायरस को कैरी करने का, तो वहाँ पे रेगुलर वैक्सीनेशन की जाती हैं। शेड्यूल इसका भी बिल्कुल इट्स जस्ट लाइक सेम जैसे हम पार्वो वायरस का शेड्यूल करते हैं। ये नीचे मैंने मर्क कंपनी की एक वैक्सीन जो है वो आपको दिखाई है, इट्स नेम्ड एज नोबीवैक। तो K9 कोरोना वायरस की ये वैक्सीन है। इस तरह नोबीवैक की जो है कॉम्बिनेशन में भी वैक्सीन आती है, उसके अंदर डिस्टेम्पर की, हेपाटाइटिस की, पैराइन्फ्लुएंजा की और रेबीज़ की और साथ K9 कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन होती है। ये आपके राइट साइड पे आपको नज़र आ रही है। K9 डिस्टेम्पर, टाइप 2 पैराइन्फ्लुएंजा वायरस और पारो वायरस की वैक्सीन है। मॉडिफाइड लाइव वायरस होता है इसके अंदर। और लेफ्ट पे आपको K9 कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन नज़र आ रही है। दोनों नोबीवैक मर्क कंपनी की हैं और मर्क कंपनी की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या सजेशंस हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के अंदर। मैं कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चंस को जो है वो अच्छे तरीके से जवाब दे सकूँगा अपने नॉलेज के मुताबिक। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।